शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पिछली कक्षा में हमने संघवाद अध्याय को प्रारंभ किया था। संघवाद की प्रारंभिक जानकारियां हमने अपनी पिछली कक्षा में प्राप्त कर ली थी। उदाहरण के लिए एक बार छोटी सी दोहरान कर लेते हैं कि संघवाद क्या होता है, दुनिया में किस प्रकार की संघवादी व्यवस्थाएं हैं और संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं आदि। आज हम इसी अध्याय में आगे चर्चा करते हैं और आज हम चर्चा करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था पर। अब बात की जाए भारत में संघीय व्यवस्था की, तो उससे पहले हमें यह जानकारी ले लेनी चाहिए कि भारत में व्यवस्थाएं जो लागू हुई वो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नए संविधान के द्वारा लागू हुई थी। और 1947 की घटना को यदि हम ध्यान दें तो 1947 में भारत का एक बहुत ही बड़ा विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में, जिसे कि रक्त रंजित विभाजन की संज्ञा पाठ्य पुस्तक में दी गई है। अब 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो निश्चित रूप से उस समय हमारा संविधान तैयार नहीं था। संविधान बना, संविधान निर्माण के समय भारत के अंदर दो स्तरीय संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था, यानी कि लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो भारत के अंदर दो स्तर नहीं बल्कि त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा दो स्तरीय, अब आप कह रहे हो तीन स्तर है। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ बात की जा रही है संविधान के मौलिक रूप की, लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा, कब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघीय व्यवस्था में तीसरा स्तर भी ऐड किया गया, ठीक है ना, जो कि पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अब बात करें कि ये दो स्तर कौन से थे, तो ये दो स्तर थे हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और जो तीसरा स्तर जुड़ा वो क्या था, पंचायती राज या फिर आप कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा स्तर जो था, ये संविधान संशोधन हुए थे दो बाद में उनके द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर अब वर्तमान की बात की जाए तो हमारे पास तीन स्तर आ जाते हैं। कौन कौन से? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा स्तर पंचायती राज, ठीक है। समझ में आ गया? भारत के अंदर संघीय व्यवस्था को कब अपनाया गया? स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था, जो कि उस समय मौलिक रूप से द्विस्तरीय या दो स्तरीय थी। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघीय व्यवस्था में तीसरा स्तर जोड़ा गया था। अब इन तीनों स्तरों की संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए जो हमने संघीय व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी उन पर गौर किया जाए तो संघीय व्यवस्था की वे विशेषताएं भारतीय संविधान में भी दृष्टिगोचर होती हैं। किस प्रकार से? तो देखो,
विधायी अधिकारों को भी भारतीय संविधान के द्वारा 3 सूचियों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विधायी अधिकारों की। पहली विशेषता थी हमारी स्तर 2 या 2 से अधिक होते हैं, वो विशेषता हमने प्राप्त कर लिया। दूसरा था अधिकार क्षेत्र, तो यहाँ पर हमारे पास कौन से अधिकार हैं? विधायी अधिकार, ठीक है ना। तो विधायी अधिकारों को 3 सूचियों के अंतर्गत बांटा गया था, और ये सूचियाँ हमारी क्या थी? नाम पढ़ा हुआ है, सभी ने छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं हम। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नाम से तो हम सभी परिचित हैं, एक बार हम इन सूचियों के अंदर आने वाले विषयों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारी तीनों सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, फिर राज्य सूची, और फिर समवर्ती सूची। आप देखिए, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उन्हें संघ सूची में रखा जाता है, जैसे प्रतिरक्षा, ठीक है। इसके अलावा बात करी जाए तो संघ सूची में आने वाले विषयों में विदेशी मामले सारे आते हैं। बैंकिंग इसी के अंतर्गत आता है, और संचार तथा मुद्रा। मुद्रा यानी भारतीय मुद्रा, करेंसी, ये इस विषय के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा यदि कोई विषय छूट जाता है तो वो होता है राष्ट्रीय महत्व के विषयों के अंतर्गत, जो भी आएगा वो सारे इसी में आएंगे, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना कि संघ सूची में ऐसे विषय भी आते हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में ना हो। जो विषय तीनों सूचियों में उल्लेखित होने से छूट जाते हैं उनको फिर केंद्र सरकार के अधीन दे दिया जाता है। या जैसे कई बार क्या होता है कि समय के साथ विकास होता है और विकास के साथ कुछ नए मुद्दे उभर कर आते हैं, जो पहले थे नहीं, जो मुद्दे आज उभर कर आए हैं उन्हें फिर केंद्र के अंतर्गत ही रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरी हमारी राज्य सूची की, कि राज्य सूची में किन किन विषयों को शामिल किया जाता है। तो राज्य सूची के अंदर देखिए, स्थानीय मतलब क्षेत्र के अनुसार जो विषय चलाए जाने चाहिए, क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जिन विषयों पर कार्य होना चाहिए वे सारे राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा आपका व्यापार, वाणिज्य, पुलिस, सिंचाई, कृषि, क्योंकि भौगोलिक स्थितियां अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है और ये विषय इन स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसीलिए इन विषयों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। राज्य सरकारें इन विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती है। तो आइए एक बार नोट कर लें। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, किन क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की कार्य योजना काम करेगी वहाँ पे, इसका निर्णय राज्य सरकार केंद्र के बजाय बेहतर ढंग से ले सकती है। इसके अलावा स्थानीय महत्व के सभी विषय, ठीक है ना। अब कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही समान महत्व रखते हैं और दोनों को ही इन क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उन विषयों को हमने समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा हुआ है। उनमें जो विषय आते हैं उनमें आती है सबसे पहले शिक्षा,
शिक्षा के बाद हम बात करें तो वन, मजदूर संगठन, विवाह, गोद लेना। देखिए, गोद लेना वैसे तो किसी भी व्यक्ति का निजी निर्णय हो सकता है, लेकिन 1857 की क्रांति हमने जब पढ़ी थी तब गोद निषेध प्रथा के बारे में हमने पढ़ा। डलहौजी की गोद निषेध प्रथा याद है सभी को? तो इस कारण से गोद लेना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आया। फिर इस पर भी कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई संविधान में और इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। आगे बात की जाए तो उत्तराधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। अब देखिए कि ये तो हुआ विधायी अधिकारों का बंटवारा, लेकिन कुछ विषय जिनमें समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं, जिनमें राज्य और केंद्र दोनों ही समान रूप से अधिकार रखते हैं कानून बनाने का। उदाहरण के लिए शिक्षा राज्य सरकार के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि केंद्र सरकार के लिए। अब ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया, शिक्षा को लेकर के कानून का निर्माण किया और राज्य सरकार ने भी एक कानून का निर्माण किया। यदि उन दोनों सरकारों के कानून में कुछ अंतर्विरोध पाया जाता है, कोई कंट्रोवर्सी आती है, तो फिर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ये बात आप नोट डाल करके लिख लें कि विधायी अधिकारों में यदि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसी विषय को लेकर कानून बनाया जाए और उसमें कोई मतभेद पाया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, लेकिन आप इस प्रकार से एरो बना करके नोट कर लें कि यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने कानून बनाया है, तो मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ आगे बढ़े तो हमने पाठ के प्रारंभ में एक चीज़ देखी थी कि संघवाद के अंतर्गत संघ सरकारों का जहाँ भी गठन किया जाता है वहाँ पर सभी राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर देखा जाए तो ये समानता नहीं दिखाई देती है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कुछ चीज़ें हैं जो इसे अलग दिखाती हैं। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 371, इसके अंतर्गत कुछ राज्यों को अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं, सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर भी आता है इनमें, मिजोरम भी आता है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है, नागालैंड भी आता है। तो इस प्रकार से कुछ राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और आगे बात की जाए तो कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो आकार में इतने छोटे हैं कि इनकी अलग से व्यवस्थाएं कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इनका अपना विशेष महत्व है, इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे राज्यों को फिर केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में देखा जाता है। ठीक है ना। देखो, जम्मू कश्मीर पहले धारा 370 के अकॉर्डिंग अलग विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में वह केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत 2 भागों में विभाजित होकर के शामिल हो गया है। और ये 2 राज्य कौन से बने हैं? एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख।
पहले 7 थे, अब 9 हो चुके हैं। इस बात को आप अपनी नोटबुक में अलग से हाईलाइट करके नोट कर लीजिएगा। आज हमने भारत के अंदर संघीय व्यवस्था का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने जाना कि भारतीय संविधान निर्माण के समय भारत में द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा तीसरे स्तर को अंगीकार किया गया। आगे चलें तो विधायी शक्तियों को 3 सूचियों के माध्यम से तीनों स्तरों में हस्तांतरित किया गया है और इन सूचियों में यदि किसी विषय को लेकर कोई कंट्रोवर्सी होती है कानून बनाने को लेकर के, तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। ये भी हमने ध्यान किया। आगे बात की जाए तो संघवादी व्यवस्था में सभी राज्यों को समान दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कई राज्यों के साथ ऐसा करना संभव नहीं हो पाया है, जिनका उल्लेख हमने अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देखा और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत देखा। आगे बात करें तो भारतीय संघीय व्यवस्था में यदि किसी विषय को लेकर राज्यों में, राज्य सरकारों में, केंद्र और राज्य सरकार में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। ठीक है ना। अब बात करें कि संविधान के अनुसार संघीय व्यवस्था की व्यवस्था भारतीय शासन में देखने को मिलती है। तो संविधान में यदि कोई संशोधन करना हो तो क्या केंद्र अकेला कर लेगा? नहीं। राज्य अकेला कर लेगा? नहीं। हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया को पिछली कक्षा में भली भांति समझा है ना। अगर नहीं याद है तो एक बार मैं पुनः दोहरान कर देती हूँ कि भारतीय संविधान में किसी विषय में संशोधन के लिए 3 तरह से संशोधन करना संभव है: सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और अति विशेष बहुमत। तो इन तीनों ही तरीकों से संशोधन के लिए केंद्र सरकार के पास संसद के आधे से अधिक सदस्यों का सामान्य बहुमत के लिए, विशेष बहुमत में संसद के दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत, ठीक है। और अति विशेष बहुमत के लिए संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन मिलने पर ही संविधान में किसी विषय में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है वह केवल केंद्र में नहीं है, बल्कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी इसमें अधिकार प्रदान किया गया है। तो यह हमने ओरल आज समझा है। अब आप इसको किताब से एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। फिर भी यदि आपको कहीं कोई समस्या रह जाती है तो आप अपनी लाइव कक्षा में इसके बारे में अवश्य प्रश्न करें, चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश करें ताकि आपका ये ज्ञान स्थायी रह सके।